मौसम खिज़ां। उर्दू शायरी में जिन दो मौसमों के मुतालिक सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है वो मौसम बहार और मौसम खिज़ां है। पहली मारूजी थी इगमास, यानी चाशमपोशी करना, दरगुजर करना। दूसरी मारूजी थी दुरुस्त लफ्ज बताना था, मौसम खिज़ां। तीसरी मारूजी थी कि उर्दू अदब में सबसे ज्यादा जिन दो मौसमों का जिक्र किया गया है वो मौसम बहार और मौसम खिज़ां थे। चौथी मारूजी है प्रॉप्स किसे कहते हैं, PROPS, प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है और या सहारा। बुनियादी तौर पर प्रॉप्स ड्रामे की इस्तिलाह है, ड्रामा। तो ड्रामे में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ चीजें काम में लाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर अगर कोई तारीखी ड्रामा है तो उस हवाले से फिर लिबास भी वही तैयार किए जाते हैं। तो जिस तरह का करैक्टर होता है, जिस तरह का किरदार होता है, फिर लिबास भी उसी तरह के तैयार किए जाते हैं। तो ड्रामे में जिस तरह के किरदार होंगे, लिबास भी उसी तरह के होंगे, और दूसरी काम में लाई जाने वाली चीजें भी बिल्कुल उसी ड्रामे की जरूरत के मुताबिक होंगी। तो इसको प्रॉप्स कहते हैं। जिस तरह लिबास लिबास वगैरह ड्रामे की जरूरत होते हैं, इसी तरह ये जो मौसमों का जिक्र है ये भी शायरी में बतौर तलाज़मे इस्तेमाल किए जाते हैं या उर्दू शायरी के लिए लाजमी चीजें हैं। तो जैसे प्रॉप्स, मलबूसात वगैरह थिएटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रामे में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह शायरी में ये जो मौसम है, मौसमों का जिक्र है, ये भी प्रॉप्स के तौर पर आता है। तो उर्दू शायरी में मौसमों का जिक्र प्रॉप्स के तौर पर किया जाता है। ये तो आप सबको पता है कि उर्दू शायरी में जो बहार है वो खुशी की अलामत है, और जो खिज़ां है वो गम की, दुख की, पस्ती की, जवाल की अलामत है। जैसे वो नासिर काज़मी ने कहा था ना कि मैं खिज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। मैं खिज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। या फिर वो बहादुर शाह जफर ने कहा था, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो बहुत से शुअरा ने बहार और खिज़ां का इस्तेमाल किया है, और प्रॉप्स के तौर पर ये उर्दू शायरी में मुस्तअमल है। तो बहार खुशी, उरूज, मसरत की अलामत है। खिज़ां जवाल, पस्ती और दुख की अलामत है। तो ये पहले 6 मरूजियां हो गई हैं। नेक्स्ट मैडम साहब, इसको नेक्स्ट स्लाइड लाइएगा जी। दुरुस्त लफ्ज है, 7वीं मरूजी है जुनून। अक्सर लोग इसको जनून पढ़ते हैं, जबकि ये दुरुस्त लफ्ज है जुनून। मैं स्क्रीन कुछ दोबारा करती हूँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं जी सर, पहुंच गई है। जी, 7वीं मारूजी है, दुरुस्त लफ्ज बताना है, ये है जुनून। जीम पे भी पेश लगा है, नून पे भी पेश लगा है। शायरी में जुनून, नून की बजाय नून गुना इस्तेमाल किया जाता है, जुनू इस्तेमाल किया जाता है। और फसल गुल,
गुल कहते हैं फूल को, फसल गुल फूल खिलने का मौसम, फसल गुल फूल खिलने का मौसम। मीर जब बाहर आई सहरा में, नजर नहीं आ रहा। मीर अब बाहर आई सहरा में चल जुनू कर, कोई भी फसल गुल में नादा घर रहे, कोई भी फसल गुल में नादा घर रहे है। ठीक है जी, यूं होगा शेर। मीर अब बाहर आई सहरा में चल जुनू कर, कोई भी फसल गुल में नादान घर रहे है। तो उर्दू शायरी में, रिवायती क्लासिकी शायरी में जो फसल गुल है, जो फूल खिलने का मौसम है, जो बहार का मौसम है, वो सच्चे आशिकों पर, वो सच्चे उशाक पर जुल्म ढाता है। इसलिए जो है जुनून वाले आशिक या सच्चे आशिक जो है फसल गुल में वीरानों, बयाबानों, सहराओं और रेगिस्तानों का रुख करते हैं। तो बहार का तलाज़मा इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। कुछ करो फिक्र मुझ दीवाने की, धूम है फिर बहार आने की। यानी कि मीर कह रहे हैं कि अब मेरा जुनून बढ़ रहा है, शायद बहार का मौसम आने वाला है। पेचा, पेचा का मतलब होता है बलखाया हुआ, हैरान और परेशान। कुछ मौजे हवा पेचा दे, कुछ मौजे हवा पेचा ए मीर नजर आई, शायद के बहार आई जंजीर नजर आई। तो आमतौर पर यह होता है कि मौसम बहार में जब जुनून हद से बढ़ जाता है तो सच्चे आशिकों को जंजीर में जकड़ दिया जाता है। वैसे कहा जाता है कि हर करोड़ इंसानों में से एक इंसान के अंदर यह बीमारी पाई जाती है साइकोलॉजिकली, कि इंसान जो है वो फसल बहार में या फूल खिलने के मौसम में या बेहतरीन मौसम में जो है ना जनून का शिकार हो जाता है। या जैसे भेड़िया चांद को देखकर जो है वो दीवानगी और जुनून का शिकार हो जाता है। तो इस तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है हर करोड़ इंसानों में से एक इंसान के साथ होता है। जी नेक्स्ट स्लाइड देखिए। जी मैडम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी। अब तारीख अदबियात मुसलमान पाक हिंद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जकरिया के चंद सवालात। गुलशन इश्क मसनवी किसकी है? गुलशन इश्क मसनवी बीजापुर के एक अजीम शायर मुल्ला नुसरती की है। मुल्ला नुसरती की है। इनके नाम पे इख्तलाफ है। डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर जमील जालबी और डॉक्टर फखरुद्दीन कहते हैं कि इनका नाम मोहम्मद नुसरत है, लेकिन मौलवी अब्दुल हक, शमसुल्लाह कादरी और सखावत मिर्जा कहते हैं कि नहीं, इनका नाम शेख नुसरती है। तो ये बीजापुर के मलिक शोरा थे। मलिक शोरा एक खिताब है जो बादशाह किसी दरबारी शायर को अता करता है। नुसरती की 3 मसनवियां हैं। गुलशन इश्क है, अलीनामा है और तारीख इस्कंदरी है। गुलशन इश्क को सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके 1952 में अंजुमन तरक्की उर्दू कराची से शाये किया था।
गुलशन इश्क बुनियादी तौर पर ये इश्किया मसनवी है। इसमें दो किरदार हैं। एक किरदार होता है राजा मनोहर और दूसरा होता है शहजादी मधमालती। इसमें कुल 4550 अशार हैं और ये एक इश्किया दास्तान है। इनकी ये दास्तान जो है ना बिल्कुल उसी तरह है जैसे वो मीर हसन की जो मसनवी है ना सेहरुल बयान, जिसमें बड़ी दुआओं से, फकीर की दुआ से शहजादा बेनजीर पैदा होता है, फिर उसे एक मारुख परी ले जाती है और फिर जो है ना वो बद्र मुनीर के इश्क में गिरफ्तार होता है। तो दरमियान में वो सारे वाकियात होते हैं, आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। इसी तरह ये जो कंवर मनोहर था ये भी दुर्वेश की दुआ से पैदा हुआ था। याद रहे ये लफ्ज दरवेश नहीं है बल्कि दुर्वेश होता है। दुर्वेश, दुर्वेश की दुआ से पैदा होता है और जिसे परियां ले जाती हैं, फिर वो मदमालती को देखता है, वो उसके हुस्न पे फरीफ्ता हो जाता है और फिर दोनों आखिर में मिल जाते हैं। तो एक थीसिस भी मेरे ख्याल में इस पर हो चुका है कि मसनवी सेहरुल बयान और मसनवी गुलशन इश्क का आपस में कंपैरिजन या मुवाजना। तो दूसरी मसनवी है अलीनामा। ये दरअसल अली आदिल शाह एक बादशाह थे जिनके दरबार में ये मलिक व शोरा थे नुसरती। उसके 10 साल अहद की ये तारीख है। इसमें 7 कसीदे भी हैं जो कि उन्होंने अली आदिल शाह की मदह में लिखे थे। इसको अली आदिल शाह की सवाने उमरी भी कहा जाता है। तो नुसरती के बारे में क्लियर चीजें, असल नाम मुल्ला नुसरती, 3 तसानीफ, गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख इस्कंदरी, गुलशन इश्क, कंवर मनोहर और मधमालती की इश्क की दास्तान, देवमलाई किस्से, वो रूही परियों वगैरह के किस्से। अलीनामा ये अली आदिल शाह जो बादशाह था उसकी सवाने उमरी, इसमें कसीदे शामिल हैं और ये उनके 10 साल अहद की अक्कासी करती है। तो इंटरव्यू में और टेस्ट में इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है कुतुब शाही सल्तनत। आपको पता है कि बहामनी रियासत जब टूटी थी तो 5 रियासतें बनी थी। उनमें 2 रियासतें कुतुब शाही रियासत और आदिल शाही रियासत, ये 2 रियासतें बड़ी मशहूर थी जिन्होंने इल्म व अदब की सरपरस्ती की थी। तो ये जो कुतुब शाही खानदान था या कुतुब शाही जो इलाका था ये बड़ा जरखेज इलाका था और यहाँ के लोग खुशहाल थे। कुलियात कुली कुतुब शाह, इसको किसने मुरतब किया? इसको सबसे पहले तो मुहय्यद्दीन कादरी जोर ने 1941 में मुरतब किया था। उसके बाद डॉक्टर सैयदा जाफर ने भी इसको मुरतब किया था, कुलियात कुली कुतुब शाह को। उर्दू का पहला साहिब कुलियात शायर भी कुली कुतुब शाह हैं। मुल्ला वजी के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं तफसील से। इनका असल नाम असदुल्ला था। नेक्स्ट मैडम साहब। जी मैम स्लाइड चेंज कीजिए। सर ये आपको खुद ही टच करनी पड़ेगी, मेरी तरफ नेटवर्क
इशू है, मुझे ना वो शो नहीं हो रही। आप आगे कर दें तो हो जाएगी। वॉइस मेरी सुनाई दे रही है सर आपको कि नहीं? जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है और मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? जी सर। जी सर। जी, नेक्स्ट मारूजी है। मैडम साहब, ये मनाल मैसेज कर रही है कि क्लास एंड हो गई है या नहीं, तो सर आप मेरी तरफ स्लाइड का नेटवर्क का इशू है, सिर्फ मुझे आ नहीं रही है स्लाइड। आप नेक्स्ट कर लें। ये मनाल मैसेज कर रही है कि सर क्लास ऑफ हो गई है या नहीं, तो उसको रिप्लाई कर दीजिए कि क्लास अभी जारी है। जी, नेक्स्ट मरूजी है शाहनामा इस्लाम। किसकी मसनवी है? शाहनामा इस्लाम शायर इस्लाम हफीज जलंधरी की मसनवी है। आप सबके इल्म में है कि 1900 को जलंधर में पैदा हुए और 21 दिसंबर 1982 यानी 21 दिसंबर 1982 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। सोजो साज, तलखाबा शीरीं, शाहनामा इस्लाम, चिराग सहार, तस्वीर कश्मीर, ये सारे इनके मजमूए हैं। तो शाहनामा इस्लाम की 4 जिल्दें हैं। पहली जिल्द 1929 को छपी। ये इस्लाम की मंजूम तारीख है। इसका आगाज कुतुबुद्दीन ऐबक नाज़्म से होता है। ये एक मरतबा फेडरल पब्लिक कमीशन में सवाल आया था कि शाहनामा इस्लाम के आगाज में किस बरसगीर के किस बादशाह का जिक्र है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र है। ये मैंने मसनवी पढ़ी है, 4 जिल्दें हैं इसकी। तो इसको फिरदौसी इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि फिरदौसी ने भी शाहनामा लिखा था फारसी जबान में, सन 1000 में लिखा था। तो उसको शायर ईरान कहा जाता है और इसको शायर इस्लाम कहा जाता है। फिरदौसी ने अपने शाहनामे में ईरान की तारीख बयान की थी और हफीज जलंधरी ने अपने शाहनामे में इस्लाम की तारीख बयान की थी। तो ये मसनवी की हैयत में है, क्योंकि आपको पता है तवील नज़में मसनवी की शक्ल में ही लिखी जाती हैं और दास्तान की जो मंजूम शक्ल है वो मसनवी को कहा जाता है। तो ये 1929 में इसकी पहली जिल्द आई। कुल 4 जिल्दें हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र है और इसको फिरदौसी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, शायर इस्लाम भी कहा जाता है। इन्होंने आगाज में लिखा था, किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। नेक्स्ट मरूजी है कि मसनवी शेरुल बयान, गुलजार नसीम और ख्वाब ख्याल की सबसे नुमाया खूबी क्या है? इन सब की जो नुमाया खूबी है वो है सादगी, बेसाख्तगी। मसनवी शेरुल बयान आप सबको पता है मीर हसन की है। इसका दूसरा नाम किस्सा है बेनजीर व बद्र मुनीर है। और इसी तरह गुलजार नसीम ये भी मसनवी है। गुलजार नसीम पंडित दिया शंकर नसीम ने लिखी थी। ये इतनी ज्यादा तवील थी कि जब इन्होंने अपने उस्ताद आतिश को ये मसनवी दिखाई
तो आतिश ने कहा कि तुमने इतनी तवील मसनवी लिखी है कि इसे दुनिया में सिर्फ 2 बंदे पढ़ेंगे, एक तुम क्योंकि तुमने लिखी है, और दूसरा मैं क्योंकि मैं इसकी इस्लाह करूंगा। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें। तवील किस्सा है। अगर मैं आपको मसनवी सेहरुल बयां अपना गुलजार नसीम का किस्सा बयान करना शुरू कर दूं तो कम से कम 2 लेक्चर में वो किस्सा चला जाएगा। तो इसी तरह ख्वाब ख्याल मसनवी है। ये 2 लोगों की मसनवी है ख्वाब ख्याल। एक है मीर तकी मीर की और एक है ख्वाजा मीर दर्द के भाई मीर असर की। तो मीर असर की जो मसनवी है वो फनी और फिक्री लिहाज से मीर तकी मीर की मसनवी से ज्यादा बेहतर है। यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? सर बिल्कुल क्लियर है। सॉरी मेरी तरफ नेटवर्क चला गया था तो स्लाइड शो करके मुझे सिर्फ आपकी आवाज ही सुनाई दे रही थी। यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। यार अब ऐसी नज्म, ऐसा शेर जिसमें परवरदिगार आलम से मुनाजात की जाए, उससे दुआ मांगी जाए, बेहतरी की दुआ मांगी जाए, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए, रहम की अपील की जाए। तो ऐसी नज्म को हम मुनाजात कहते हैं, मुनाजात। वैसे ये नज्म जो है इकबाल की नज्म है दुआ, जो कि बांगे दरा के आखिरी हिस्सा सोम में मौजूद है, दुआ। इस नज्म से एक और सवाल भी बना हुआ था। यार अब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौके तकाजा दे। तो इसमें एक मर्तबा कमीशन के पेपर में सवाल आया हुआ था कि वादिये फारा कहाँ है। अक्सर पूछ लेते हैं ना, हाँ, जैसे पूछते हैं कोहे अलवान कहाँ है, कोहे बैजा कहाँ है, कोहे आदम कहाँ है। तो ये सारे इस तरह पूछ लेते हैं ना। तो एक मर्तबा वादी भी पूछी हुई थी, वादी फारा कहाँ है। तो ये मक्के के करीब एक वादी का नाम है, वादी फारा। जी मैम, नेक्स्ट। जी सर कर दिए। अदब की इस्तिलाह में तारीख गोई किसे कहते हैं? जी, तारीख गोई का तो आप सबको इल्म है कि जितने भी हरूफ अबजद हैं, 28 हरूफ अबजद है ना। अरबी में हरूफ की तादाद 28 है। तो हर हर्फ की एक कीमत मुकर्रर है। जैसे अलिफ की 1, बे पे की 2, दाल डाल की 4। तो इसी तरह इन हरूफ की कीमत की मदद से आप किसी मिसरे या किसी शेर के टुकड़े या किसी तरकीब से किसी वाक्य का सन बरामद करते हैं। तो ये भी एक फन है, और इस फन में मोमिन खान मोमिन, शेख इमाम बाश नासिक और हफीज होशियारपुरी बड़े ताक थे। वैसे आप लोगों को ये हरूफ अबजद के हरूफ की कीमत याद रखनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जो 18 स्केल का पेपर हुआ है सरगोदा यूनिवर्सिटी में, उसमें दाल की कीमत उन्होंने पूछी हुई थी। तो जो हाई प्रोफाइल चाहते हैं वो इन हरूफ के अदाद की कीमत याद कर लें। नेक्स्ट पढ़ें मैडम। अंग बी के बाहुक रब्बिन नास, भर के भेजे हैं सरबा मुहर गिलास, या लगाकर खिजर ने शाखे नबात, मुद्दतों तक दिया है आबे हयात। मिर्जा गालिब के इन अशार का तल्लुक किस सनफे शायरी से है? ये मैडम साहब मैं आप पूरा पस मंजर नशार का बताता हूँ। ये स्लाइड ऑन नहीं होती, ये बच्चों को क्या समझ आएगी इतने मुश्किल, और वो भी गालिब के अशार। और खास तौर पे गालिब के अशार पे आके स्लाइड का चले जाना, ये तो बच्चों के साथ सर जुल्म मुझे शो अजीब हो है। रही है, बच्चों से पूछ लें। मेमुना आपको शो हो रही है? नहीं, यहाँ शो नहीं नहीं हो मैम, नहीं शो हो रही, शो नहीं हो रही। चलिए मैं दोबारा करती हूँ ऑफ करके। दोबारा शो करें क्योंकि ये मुश्किल अशार हैं।
सर मैं करेंगे दोबारा। जी मैम अब शो हो रही है। ठीक है जी अंग सर, बी दोबारा के, ले लो। नहीं मैं खुद पढ़ता हूँ। अंग बी के बहुक्म रब्बुन्नास, भर के भेजे हैं सरबा मोहर गिलास, या लगाकर खिज़र ने शाखे नबात, मुद्दतों तक दिया है आबे हयात। ये आपको पता है कि गालिब ने 64 कसायद लिखे थे, 64। तो 64 कसायद में से 3 कसीदे उन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखर के लिए लिखे थे। मिर्जा फखर का एक बाग था, उसका नाम था माइक ऑफ महताब रखें बाग। अपना, मिर्जा आसमा फखरू माइक का ऑफ एक रखें। बाग था, मिर्जा फखरू का एक बाग था जिसको कहा जाता था महताब बाग, और वो बाग आमों का बाग था। और मिर्जा फखरू ने आम मिर्जा गालिब को तोहफे के तौर पर भेजे थे। ये गालबान 1855 का वाकया है, 1855 का वाकया है, जब 1854 में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल हो गया था। उसके बाद फिर 1855 में गालिब जो है मिर्जा फखरू के उस्ताद बने थे। तो शागिर्द ने जी सर। उस्ताद गालिब के लिए आमू की टोकरियां भेजी थी। तो ये मसनवी आमू की तारीफ में उसी मिर्जा फखरू को लेकर गालिब ने भेजी थी। इस मसनवी का उन्वान था दर सिफत अम्बा, यानी कि आमू की सिफत के बारे में। तो ये उसी शुक्रिया के तौर पर ये मसनवी लिखी थी। इसका एक बड़ा मशहूर शेर भी है, बारे आमू का कुछ बयां हो जाए। और मुश्ताक अहमद यूसुफी ने फिर कहा था बारे आलू का कुछ बयां हो जाए। वो दरअसल पैरोडी इसी मसनवी के एक शेर की थी। तो आप देखते हैं शेर को, अंगबी कहते हैं शहद को, हनी शहद, बहुक्म रब्बुन्नास, परवरदिगार के हुक्म से भर के भेजे हैं सरबा मोहर गिलास। गालिब कहते हैं कि ये आम नहीं है बल्कि ये शहद के गिलास खुदावंद कुद्दूस की तरफ से, जिले सुबहानी की तरफ से मुझे भेजे गए हैं। तो और फिर वो जो आम की डलियां थी उसको उन्होंने कहा है कि ये शाखे नबात हैं। शाखे नबात, शाख कहते हैं डाली को, नबात कहते हैं मीठी चीज को। यानी कि ये जो आम की डलियां हैं, यूं समझिए कि ये आम की डलियां नहीं हैं बल्कि ये शकरकंद की डलियां हैं जो कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमें भेजी हैं। और ये आम की डलियां इतनी मीठी और इतनी सेहत बख्श, जिंदगी बख्श हैं कि जैसे आबे हयात, यानी ये सारी खूबियां उन्हीं आमों में थी। नेक्स्ट मरूजी है। जी सर।
ये मिर्जा फखरू की मदह में जो कसीदा लिखकर भेजा था, ये दरअसल हुई है। इसका जवाब क्या लिखा हुआ है मैम? कसीदा लिखा हुआ है या मसनवी? सर जवाब मसनवी तो दो। नहीं हो सकती ना, मसनवी का पहला दूसरा यानी 2 मिसरे होंगे ना सर, ये मैंने चेक नहीं किया वैसे। ये इसको चेक करें जवाब सर जरा। मैंने देखा है, ये मसनवी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये मसनवी है। बिल्कुल, मैं भी वही कहूँ कि देखे ना, हर 2 शेर में काफी आ रहा है। अंगभी के जी बहक सर। रब्बुन नास, भर के भेजे हैं सरबा मोहर गिलास। अब नास और गिलास, उसके बाद या लगा कर खिज्र ने शाखे नबात, मुद्दतों तक दिया है आबे हयात। आप देखें उसमें दूसरे मिसरे में भी वही सेम काफी रदीफ आ रहा है। तो ये मसनवी है, लेकिन है आमू की तारीफ में। अगर किसी जिंदा इंसान की तारीफ में होते, फिर वो कसीदा कहलाए जाते। क्योंकि ये आमू के बारे में है, तो है तो कसीदा, लेकिन है आमू का कसीदा, लिहाजा इसको हम मसनवी कहेंगे। दार सिफात अंबा है, दार सिफात बहादुर शाह जफर नहीं है, तो इसलिए फिर इसको मसनवी कहेंगे। मसनवी की पहचान भी यही है कि हर दूसरे शेर का काफिया रदीफ मुख्तलिफ होता है। समझ आ गया बच्चों? जी सर। जी नेक्स्ट मरूजी पढ़ें। मशर की तमद्दन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ कौन है? जी ये जी सर, अब्दुल हलीम। जो अब्दुल हलीम शरर है ना, उन्होंने सोशियोलॉजी पर, इमरानियात पर पहली किताब लिखी थी, वो यही थी, मशर की तमद्दन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ के उन्वान से। ये लखनऊ के जी सर। तहजीब व तमद्दुन और उसके मुतालिक है। नेक्स्ट पढ़ें जी। और सर बहुत बेहतरीन तरीके से ये बयान करती है। मेरे आजकल ये ज़ेरे मुतालिया है, तो मैं यानी कि यस एक एक चीज यस, को खोल खोल। मैंने पढ़ी है। और खास तौर पर वो जो गलियों के अंदर छोटी छोटी दुकानें भी लगी हैं ना, उनके अंदर क्या रखा है और किस अंदाज से जो है ना लखनऊ के लोग जाकर वो चीज मांगते थे, उसका भी इसने बयान किया है। बहुत ही टॉप क्लास जी सर। सोशियोलॉजी पर बेहतरीन किताब है ये। नेक्स्ट जी। बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ है? सर ये पहले भी डिस्कस हो चुका है मेरे ख्याल में, ये ख्वाजा डिस्कस हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी के जी। मजालसुन निसा उर्दू का एक मकसदी नावल है, इसके मुसन्निफ कौन है? जी ये लाहौर में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। अगर ये पूछा जाए कि क्या अल्ताफ हुसैन हाली नावल निगार भी थे, तो हैरत का इजहार नहीं करना, बिल्कुल वो नावल निगार भी थे और उन्होंने मजालिसुन निसा नावल लिखा था। इस पर उन्हें गवर्नर की तरफ से इनाम भी मिला था। और ये उस जमाने में शायद लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए लिखा गया था, और वो निसाब का हिस्सा भी रहा था उस जमाने में। जी सर। जी मट्टी का नेक्स्ट। दिया में मुसन्निफ ने अपनी जिंदगी की रुदाद बयान की है, बताइए ये किसकी खुद नविश्त है? मट्टी का दिया, ये मैंने खुद नवेश की पढ़ी है, बहुत ही शानदार है। ये बहुत ही जबरदस्त है मैडम साहब, इसको आप पढ़िएगा कि किस जी तरह सर। इसने गुर्बत, मिर्जा अदीब ने गुर्बत की जिंदगी गुजारी थी। और खास तौर पर जब वो माँ से खाने का जिक्र करता है, और माँ जो है ना अक्सर इसको जो है ना वो मारती रहती भी थी, और बड़ी मुश्किल से इसने जो है ना वो जिंदगी काटी थी, इब्तदाई जिंदगी। तो ये भी बड़ी खूबसूरत आप बीती है। आगे मुन्ना जी। जी अगला आप पढ़िए। मुन्ना अगला आप पढ़े। स्लाइड शो कर दे, मैं पढ़ लेता हूँ। सर सर मैं पढ़ देती ये हूँ। अकबर जी जी पढ़े। अकबर अलाहाबादी के बाद जरीफाना शायरी में सैयद मोहम्मद जाफरी का नाम बहुत नुमाया है। इनके मजमुआ कलाम का नाम लीजिए। जी ये अकबर इलाहाबादी है लफ्ज, इलाहाबादी, इलाहाबाद, ठीक है ना। अकबर इलाहाबादी, मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का, तेरा दामन न छोड़ूंगा, बड़ा मशहूर गाना भी है। तो ये जो सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, इन्होंने तकरीबन कोई
सियासी और समाजी मौज़ूआत पर 900 नज़में लिखी हैं। इनकी वफात के बाद इनके 2 मजमूए शाये हुए थे। एक था शोखी तहरीर और दूसरा था तीर नीम कश। और दोनों जो है दोनों किताबों के जो नाम हैं वो गालिब के अशार से मुस्तार लिए गए थे। शौखी तहरीर, ये आपको पता है ना, दीवान गालिब का जो पहला शेर है ना, नक्श फरियादी है किसकी, शौखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का, तो वहां से। और फिर इनका जो दूसरा मजमुआ था तीर नीम कश, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो ये जो है ना, दोनों सबसे ज्यादा जो गालिब के मिसरों को मज़ाहिया अंदाज में इस्तेमाल किया है तो वो सैयद मोहम्मद जाफरी हैं और उसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं। इनके वालिद जो है इस्लामिया कॉलेज लाहौर के पहले प्रिंसिपल थे। ये सैयद मोहम्मद जाफरी बेसिकली सफीर थे, सकाफती एम्बेसिडर थे, कल्चरल एम्बेसिडर, दूसरे ममालिक में खासतौर पर ईरान में रहे थे। और इन्होंने फाइन आर्ट्स की तालीम हासिल की थी लाहौर से। तो नेक्स्ट पढ़ें जी। मिस स्लाइड शो नहीं हो रही। महर नीम रोज मिर्जा खालिद की तसनीफ है, इसका मौजू क्या है? हाँ जी, महर नीम रोज, ये जब गालिब लाल किले में मुगलिया दरबार से वाबस्ता हुए थे तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हमारे खानदान की तारीख लिखें, खानदान मुगलिया की तारीख लिखें। और हकीम हसनुल्लाह ने वो सारा मवाद भी उनको फराहम कर दिया था। और 150 रुपये गालिब का जो है ना इस काम के लिए मुआवजा, अपना वो क्या कहते हैं, वजीफा भी मुकर्रर कर दिया गया। और दबीर उल मुल्क नजमुद्दौला के किताबात से भी नवाज दिया गया और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया महर निमरोज का। तो इन्होंने अभी एक जल्द ही लिखी थी, वैसे इसका ओरिजिनल नाम था परतुइस्तान, परतुइस्तान। गालिब ने इसकी एक ही जल्द लिखी थी कि फिर वो गदर का वाकया हो गया था, तो पहला हिस्सा ही लिख पाया था महर निमरोज के नाम से, और दूसरा हिस्सा जो था वो माह नीम माह वो नहीं लिख पाया था। तो गालिब जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुमायूं तक अभी तारीख लिख पाया था कि गदर का वाकया हो गया था। तो महर निमरोज ये 2 जिल्दों में थी। पहली जल्द गालिब ने लिखी थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुमायूं तक लिखी थी। और ये जो है ना इसका असल नाम परतुइस्तान था। दूसरी जल्द का नाम माह नीमा था, वो छप ना सकी थी। तो जी सर, ये इतने सवालात तकरीबन इंटरव्यू में या फिर टेस्ट में इतना ही पूछे जाते हैं। खैर गालिब का एक शेर तो बहुत ही खूबसूरत है ना महर निमरोज के हवाले से, वो तो सबको याद ही होगा, मास्टर्स में आपने पढ़ा होगा। जब वो जमाल दिल फरोज सूरत महर निमरोज, आप ही और नजारा सोज पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। जी ये नेक्स्ट नेक्स्ट मारू सर, जी। रशीद अहमद सिद्दीकी, इब्ने इंशा और मुश्ताक अहमद यूसुफी में कदरे मुश्तरक क्या है? जी कदर मुश्तरक, ये सारे मिजाह निगार हैं। गदड़िया उर्दू अफसानवी अदब का एक शाहकार अफसाना है, अफसाना निगार का नाम बताइए। जी दाऊ जी वाला अफसाना, ये मेरे ख्याल में हमारे सिलेबस में भी था, फर्स्ट ईयर शायद सेकंड ईयर में हमने इसको पढ़ा था। बड़ा शानदार अफसाना है। और अशफाक अहमद का बेहतरीन अफसाना है। हिजरत के पस मंजर में लिखा गया है कि जब एक डॉक्टर का बच्चा एक फारसी सीखने एक हिंदू उस्ताद से जाता है, फिर इसी दौरान जो है ना वो गदर का अपना सॉरी तकसीम का वाकया हो जाता है और फिर उसके उस्ताद को वो गवाले वगैरह मार रहे होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये गडरी अफसाना लिखा गया है तकसीम के पस मंजर में। उस्ताद की जी सर। तकरीम और हिंदुस्तान की तकसीम
के मुतालिक ये बेहतरीन अफसाना है अशफाक अहमद का। नेक्स्ट। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में, अकबर इलाहाबादी ने किस मुख्तर हस्ती के इंतकाल पर इनकी खूबियों का एतराफ किया? सर ये भी मेरे ये ख्याल में शेर डिस्कस हो गया। हैं, जी जी, सर सैयद के बारे में। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नजीर अहमद का खाका लिखकर उन्हें जिंदा जावेद कर दिया। अब बताइए एक कहा वसीयत की जाता है तकमील कि डिप्टी नजीर अहमद को अरबी में कमाल हासिल था, बहुत जबरदस्त। और ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उनसे अरबी सीखने जाते थे, तो उन्होंने फिर एक वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरा अपने खाका लिखना है। तो मौलवी अपने वहीद उस्ताद की वसीयत की तामील के उन्वान से उन्होंने ये खाका लिखा था। सर खाका मौलवी वहीदुद्दीन सलीम पे लिखा था ना? जी जी, ये पहला खाका उन्होंने लिखा था ना, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। तो फिर वहीदुद्दीन सलीम ने जब वो खाका पढ़ा तो फिर उसको वसीयत की कि आपने मेरा खाका भी इसी तरह लिखना है। तो फिर उन्होंने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की जो है ना वसीयत के मुताबिक उनका खाका लिखा था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी। सर गालिबन मैम की तरफ नेट का इशू है तो मैं पढ़ दूं। जी जी बिल्कुल। औरंगाबाद कॉलेज में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के एक शाहकार मजमून पर दिल आवेज ड्रामा खेला गया था, जिसकी हिदायतकारी के फराइज फरहतुल्लाह बेग ने खुद सर अंजाम दिए थे। मजमून का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ये दिल्ली का एक यादगार मुशायरा था। ये मैंने पढ़ा है, बहुत ही टॉप क्लास। ये दिल्ली की आखिरी शम्मा थी शायद। पहले इसका नाम दिल्ली की आखिरी शम्मा था ना, फिर बाद में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा इसको रख दिया गया था। ये बड़े खासे की चीज है, पढ़िएगा। आगे जी। कभी सिंदबाद जहाजी और कभी कोलंबस के कलमी नाम से फुकाहिया कालम कौन लिखते थे? ये तो चिराग हसन हसरत लिखते थे। नई दुनिया एक अखबार था, वहां पर कोलंबस के नाम से लिखते थे। नई दुनिया अखबार कोलकाता से शाये होता था, तो ये उसमें कोलंबस के नाम से फुकाहिया कलम लिखते थे। जी नेक्स्ट। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवां कौन थे? उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां जो है ना, ये डॉक्टर सज्जाद जहीर थे। तो किसी दिन जब फुर्सत होगी तरक्की पसंद तहरीक को हम लंदन के नॉकिंग रेस्तोरां से शुरू करेंगे और फिर 1958 तक अयूब के दौर तक ले आएंगे, जब इस पर पाबंदी लगी थी और जब इसके दो धड़े बन गए थे, एक सियासी धड़ा और एक अदबी धड़ा। तो वो किसी लेक्चर में इसको डिस्कशन करेंगे। आगे जी। जॉन शेक्सपियर पैलेट्स एंड डॉक्टर फैलन में कदरे मुश्तरक क्या है? इन तीनों मुस्तशरकीन ने जो है ना डिक्शनरीज लिखी थी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज। अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमाया रंग कौन सा है? बस में मुना हो गया, 50 करने थे आज। नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है ना? जी बिल्कुल हो रही है मैम, जनरल नॉलेज आप करा दीजिए आज। जी सबसे पहला जनरल नॉलेज में क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन है? ये मियां अब्दुल रशीद हैं। इन्होंने यानी ये तहरीक पाकिस्तान से पहले एक। जी स्लाइड शो हो रही है सर, शो हो रही है ना? नो मैम, स्लाइड शो हाँ जी नहीं हो रही है। जी मैम हो बिल्कुल रही हो है। रही है। स्लाइड शो प्लीज हो रही है शो। मैम। यस मैम हो रही है। मैं हूँ अकबर। हो रही है मैम स्लाइड शो।
नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की काबीना से मंजूरी, ये 28 दिसंबर 2021 को हुई। गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये अहदे खुशनास में कायम हुआ, यानी इस अहद में इस स्कूल को की बुनियाद रखी गई। ये स्कूल ऑफ आर्ट है। मादरी जबान का आलमी दिन 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी किसी की भी कोई मदर टंग है तो उसके बारे में जो दिन मनाया जाता है वो फरवरी में 21 फरवरी को मनाया जाता है। जेलम और चनाब दो दरिया हैं, ये तरम्मू के मकाम पर आपस में मिलते हैं। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स को कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो भुरभुरी होती हैं और ना थोड़ी नरम टाइप होती हैं। लाइमस्टोन या चूने का पत्थर भी सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। ये जो घरों में आप चूना करते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है और इसी किस्म की होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जब पहली मर्तबा कश्मीर का मसला उठाया गया, देखिए मसला कश्मीर तो पाकिस्तान के क़याम के साथ ही शुरू हो गया था। सर स्लाइड नहीं शो हो रही, तो नहीं हो रही। मुझे नहीं हो रही। कॉल ड्रॉप हो गई थी। दोबारा आ गई, बस एक सेकंड स्लाइड शो। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने बताया था कि भुरभुरी होती हैं और थोड़ी नरम सी होती हैं। चूने का पत्थर बनाने के लिए भी यही सेडिमेंट्री रॉक्स इस्तेमाल होती हैं। स्लाइड शो कर लूं तो फिर आगे चलते हैं। मियां अब्दुल रशीद के बारे में मैंने आपको बताया है, कायदे आजम से हल्फ लेने वाली वही शख्सियत थी और मादरी जुबान का आलमी दिन जो है वो 2 फरवरी को फरवरी में मनाया जाता है। 21 फरवरी इसका दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब पहली मर्तबा कश्मीर का मसला उठाया गया तो ये मसला उठाने वाले बरतानवी वफ्द के सरबराह थे फिलिप नोएल बेकर। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है रैकेट्स। रैकेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन होता है। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की है। इस बीमारी में हड्डियां जो होती हैं भुरभुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह, मिसाल के तौर पर बता रही हूँ, और टेढ़ी हो जाती हैं। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अब्रीवेशन है। OIC के मौजूदा सेक्रेटरी हैं मिस्टर हुसैन इब्राहिम ताहा और इनका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क चाउ से है। OIC में कुल 57 या 57 मेंबर्स हैं। इसराइल की करेंसी जो है इसका नाम शेकल है। ये शेकल की दोनों साइड जो है इसका इमेज भी है आपके सामने। जैसे हमारा रुपए है ऐसे इसराइल में शेकल इस्तेमाल होती है। विटामिन ई, इसकी कमी से होने वाली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक तो बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वो होती है जिसमें आपको चंद रंग नजर आते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस वो बीमारी होती है जिसे अंधराता भी कहते हैं। इन दिन के वक्त तो आपको बिल्कुल सही नजर आता है, लेकिन रात वक्त आपको ठीक नजर नहीं आता, कम नजर आता है या बिल्कुल नजर नहीं आता। और ये बीमारी विटामिन ई की कमी से पैदा होती है। फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है पाकिस्तानी खिलाड़ी समीउल्लाह खान। फ्लाइंग हॉर्स ये इस वजह से कहा जाता है कि ये बहुत तेज दौड़ते थे और इनकी ताकत और दौड़ की वजह से इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है। समीउल्लाह खान
किस खेल में यानी खेलते थे, ये हॉकी प्लेयर थे और इसी खेल में इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था। विटामिन ई जखीरा होता है एडिपोज टिश्यू, पत्तों के अंदर होते हैं एडिपोज टिश्यू जो एक तरह जखीरा करने वाली फैक्ट्रियों के तौर पे काम करते हैं और ये विटामिन ई को स्टोर करते हैं जो पौधे की जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल होती है। चर्बी जो है वो जखीरा होती है सबकॉन्टिनेस, यानी हमारे सेल्स के अंदर मवाद होता है जिसे सबकॉन्टिनेस कहते हैं, उसके अंदर चर्बी जखीरा होती है जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है। जो तवानाई हम खाते हैं वो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और फिर उसके बाद स्टार्च जिस्म का हिस्सा बन जाती है और जो एक्स्ट्रा तवानाई होती है वो चर्बी की सूरत में सबकॉन्टिनेस में जखीरा हो जाती है और इसी की वजह से इंसान हेल्दी नजर आता है। जी सर, आज का हम मौत खत्म हो गया। जी सर, आप मौजूद हैं? जी बेहतरीन लेक्चर था। तो आज का सेशन, आज की क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह कल फिर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।